गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने किया था किसी निश्चित कोण पर झुके निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण निकाले थे। उन समीकरणों में पहले अपने 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन या द्विविमीय निर्देशांक रूपांतरण किया था। उसमें एक निर्देश तंत्र S और दूसरा निर्देश तंत्र S डैश, उसके केवल 2 अक्ष परस्पर झुके हुए थे। दोनों जो निर्देश तंत्र हैं वो परस्पर संपाती थे। उनके जो मूल बिंदु है वो एक ही जगह है। मान लीजिए ये आपका S निर्देश तंत्र है और जो दूसरा निर्देश तंत्र है S डैश, उसमें जो अक्ष है वो किसी कोण पे S डैश के साथ झुके हुए हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए S निर्देश तंत्र में x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। और जो आपका दूसरा निर्देश तंत्र है जिसमें आपको रूपांतरण करना है वो मान लीजिए S डैश है, उसमें ये उसका x अक्ष है, ये उसका y अक्ष है और z अक्ष जो है वो दोनों सेम ही है, उनके बीच में कोई झुकाव या एंगल नहीं है। ये मूल बिंदु है S निर्देश तंत्र का और यहीं पे मूल बिंदु है S डैश निर्देश तंत्र का। ठीक है, ये झुकाव कोण दे रखा है थीटा। झुकाव कोण क्या दे रखा है? थीटा। तो इस स्थिति में जो स्थिति का रूपांतरण अपन ने निकाला है वो समीकरण क्या बना है? x डैश इक्वल्स टू x कोस x डैश ओ x, x डैश ओ x प्लस y कोस x डैश ओ y, x डैश ओ y। ठीक है, सेम इसी तरह से y डैश की जो कैलकुलेशन की थी वो वैल्यू आई थी y डैश इक्वल्स टू x कोस y डैश ओ y प्लस y कोस y डैश ओ x प्लस y कोस y डैश ओ y। या इसको दूसरे फॉर्मेट में जब अपन ने कैलकुलेशन किया था तो वैल्यू क्या आई थी? x डैश इक्वल्स टू x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा और y डैश इक्वल्स टू आया था y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जो द्विविमीय रूपांतरण है इसको अपन चेंज करेंगे त्रिविमीय रूपांतरण में। तो इस लेक्चर में अपन करेंगे झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए कर रहे हैं त्रिविमीय रूपांतरण। थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? इसमें जो तीनों एक्सिस हैं वो परस्पर एक दूसरे पे किसी कोण पे झुकी हुई हैं। तो पहले मान लीजिए मैं S निर्देश तंत्र बना रहा हूँ जिसका मूल बिंदु है O, ये उसका x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। ठीक है, अब एक दूसरा निर्देश तंत्र लेते हैं S डैश, जो इन अक्षों से किसी झुकाव कोण पे है। तो वो जो निर्देश तंत्र है उसमें ये मान लीजिए उसका x डैश अक्ष है, ये उसका y डैश अक्ष है और ये उसका z डैश अक्ष है। ये x डैश y डैश z डैश ये भी परस्पर समकोण पे हैं और x y z परस्पर समकोण पे हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोण थीटा है, ये कोण भी झुकाव कोण थीटा है और ये कोण भी झुकाव कोण क्या है? थीटा। इस अवस्था में इनके जो रूपांतरण समीकरण है वो किस तरह से होंगे? तो अपन ने जो द्विविमीय रूपांतरण किया है वो जो समीकरण है उसी सिमेट्री से अपन इसके लिए भी रूपांतरण समीकरण लिख सकते हैं। जैसे वो लिखा है सेम वही सिमेट्री है। तो त्रिविमीय रूपांतरण में यदि मान लीजिए कोई कण है जिसके S निर्देश P बिंदु मान लीजिए, जिसके S निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट हैं x y z और S डैश निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट हैं x डैश y डैश और z डैश। ठीक है, तो x y z और x डैश y डैश z में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा? तो वो समीकरण कैसे बनेंगे वो देखिए। जैसे लास्ट टॉपिक में किया ना, सेम उसी तरह से लिखेंगे। x डैश इक्वल्स टू लिखा जाएगा x थोड़ा उधर शिफ्ट कर देते हैं।
देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स, सेम वही सिमेट्री काम लेनी है, एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। ठीक है, सेम इसी तरह से जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई डैश के रूप में उसको कैसे लिखेंगे, यही सिमेट्री काम लेनी है, वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस ये एक्स कोऑर्डिनेट जो लिखा जाएगा ना, यहाँ पे एक्स यूज़ करेंगे, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस वाई कोस एक मिनट इसको वापस से लिखते हैं, वाई डैश इक्वल्स टू एक्स कोस, जिस कोऑर्डिनेट के साथ जिस एक्सिस के सापेक्ष लिख रहे हो वही एक्सिस काम में लेंगे। तो यहाँ पे ये वाई कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं तो इसको वाई एक्सिस के सापेक्ष लिखेंगे, वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। ये उसी सिमेट्री से लिखना है, उसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा चेंज है नहीं। जेड डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सेम ऐसे ही, एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस जेड डैश ओ वाई, जेड डैश ओ वाई प्लस जेड कोस जेड डैश ओ जेड। अगर मैं इसमें केवल 2 डायमेंशन काम में लूँ तो जो लास्ट टॉपिक में जो इक्वेशन किया था सेम वैसा इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। ओ और ओ डैश दोनों आपके एक ही जगह हैं, इनके बीच में एंगल थीटा है। अब ये जो समीकरण प्राप्त हुए इनको डायरेक्शनल कोसाइन या दिक कोसाइन के रूप में लिखा जाए तो इनको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा आपने एक्स डैश ओ एक्स, तो एक्स डैश ओ एक्स को आप क्या लिख सकते हो, मैं इसको मान लेता हूँ कि इसको अपन ऐसा अगर प्रेजेंट करें तो क्या होगा, मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ कोस एक्स डैश ओ एक्स इक्वल्स टू आई कैप डैश डॉट आई कैप, और ये वैल्यू मैं लिख रहा हूँ A11। ठीक है, सेम ऐसे ही कोस एक्स डैश ओ वाई, तो इसको लिख रहा हूँ मैं आई कैप डैश डॉट जे कैप, इसको लिख रहा हूँ मैं A12। और सिमिलर ऐसे ही ये जो कोसाइन अगला है कोस एक्स डैश ओ जेड, ये होगा आपका आई कैप डैश डॉट के कैप इक्वल्स टू, इसको मैं लिख रहा हूँ A13। बाकी जो भी हैं वाई डैश के लिए जेड डैश के लिए इनको भी मैं इसी तरह से इनकी वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए ये सेम वही चीज़ है, कोस एक्स डैश ओ एक्स, कोस एक्स डैश ओ एक्स, तो यहाँ पे आई कैप क्या है, आई कैप है एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर, और आई डैश है एक्स डैश डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर।
ये एकांक सदिश है, इन दोनों के बीच में इनका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, कोस अक्स डैश ओ अक्स। सेम ऐसे इन दोनों के बीच में अक्स डैश और वाई के बीच में, अक्स डैश और वाई के बीच में आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या आएगा, कोस अक्स डैश ओ वाई। तो इसको मैं ऐसे अगर लिखूं, आई डैश डॉट आई कैप इक्वल्स टू A11, आई कैप डैश डॉट जे कैप इक्वल्स टू A12, आई कैप डैश डॉट के कैप इक्वल्स टू A13। सेम इसी तरह से इसको लिख लेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो आपके पास एक्स और वाई के लिए जो इक्वेशन बनेंगी वो किस तरह से बन जाएंगी, एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स A11 प्लस वाई A12 प्लस जेड A13। सिमिलर ऐसे ही वाई डैश इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एक्स A21 प्लस वाई A22 प्लस जेड A23। सिमिलर ऐसे ही जेड डैश इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एक्स A31 प्लस वाई A32 प्लस जेड A33। अगर इसको मैं मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहूँ इसी को, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इक्वल्स टू, ये 3/3 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू क्या आएगी, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो उसको लिखेंगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स वाई एंड जेड। इस तरह से ये आपके लिए त्रिविमीय रूपांतरण समीकरण प्राप्त होंगे। ये स्थिति के रूपांतरण समीकरण, ठीक है। ये जो आपके पास प्राप्त हुआ है, ये एक 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं दिक कोसाइन मैट्रिक्स या डायरेक्शनल कोसाइन मैट्रिक्स। तो इन समीकरणों की सहायता से आप एस निर्देश तंत्र, एस डैश निर्देश तंत्र के कोऑर्डिनेट हैं, वो एस निर्देश तंत्र के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये था आपका स्थिति का रूपांतरण। ये क्या था, स्थिति का रूपांतरण। इसमें यदि आप वेग का रूपांतरण करना चाहें, किसका रूपांतरण करना चाहें, वेग का, या वेग के लिए रूपांतरण समीकरण लिखना चाहें, तो वेग का रूपांतरण समीकरण करने के लिए इसका आपको अवकलन करना होगा। तो इसका अवकलन करेंगे, dx डैश अपॉन dt कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है A11, तो A11 dx अपॉन dt प्लस A12 dy अपॉन dt प्लस A13 dz अपॉन dt। ठीक है। अगर मैं इसको, ये जो dx अपॉन dt है, इसको अगर मैं v लिख रहा हूँ या v डैश लिख रहा हूँ, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, ये dx अपॉन dt, ये जो वेग है, देखिए ये जो वेग आ रहा है वो आ रहा है एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग एक्स डायरेक्शन में, और ये जो dx अपॉन dt है ये है कण का वेग एस निर्देश तंत्र में। तो एस डैश निर्देश तंत्र का वेग एस निर्देश तंत्र से इस समीकरण के द्वारा रिलेटेड होगा।
अब इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो वी डैश इक्वल टू लिख सकते हैं A11 अक्ष घटक है तो इसको लिख देते हैं A11 Vx, ठीक है, प्लस ये y घटक है वेग का तो इसको लिख देते हैं A12 Vy, और ये z घटक है तो इसको लिख देते हैं A13 Vz। ये है एस डैश निर्देश तंत्र में वेग का अक्ष घटक। इसी तरह से अगर आप y डैश का, इसी तरह से यदि y डैश के लिए आप वेग का घटक निकालना चाहो तो क्या आएगा, dy डैश अपॉन dt इक्वल्स टू सेम ऐसे ही A21 dx अपॉन dt प्लस A22 dy अपॉन dt प्लस A23 dz अपॉन dt। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी वेग का घटक एस डैश निर्देश तंत्र में y दिशा में वेग का घटक है उसको v डैश y से लिख रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A21 वेग का अक्ष डायरेक्शन में घटक एस निर्देश तंत्र में प्लस A22 vy वेग का y डायरेक्शन में घटक प्लस A23 vz। तो जैसे ये समीकरण प्राप्त हुआ है सेम इसके अकॉर्डिंग तीन समीकरण आपको वेग के लिए प्राप्त हो जाएंगे। जो तीसरा समीकरण है उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Vz डैश इक्वल्स टू A31 Vx प्लस A32 Vy प्लस A33 Vz। मान लीजिए इसको मैं समीकरण 1 कह रहा हूँ और ये है समीकरण 2, ये है समीकरण 3 और ये है समीकरण 4। तो समीकरण 3, 2, 3 व 4 को वेग के लिए रूपांतरण समीकरण कहेंगे। कौन से समीकरण को, Vx डैश इक्वल्स टू A11 Vx प्लस A12 Vy प्लस A13 Vz। सिमिलर Vy डैश इक्वल्स टू A21 Vx A22 Vy A23 Vz। इस तरह से आप वेग का रूपांतरण कर सकते हो। वेग के रूपांतरण के बाद तीसरा जो आप रूपांतरण करते हो वह क्या करते हो, त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण। किसके लिए करते हो, त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण। तो त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके लिए वेग का जो समीकरण प्राप्त हुआ है उसका एक बार फिर अवकलन करेंगे। तो वेग के लिए जो रूपांतरण समीकरण प्राप्त हुआ था उसका एक बार फिर अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, d2 अक्ष डैश अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू A11 d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर। सिंपल है, वैसे विशेष कुछ करना नहीं है। ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसका एक बार और अवकलन करना है तो d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू A11 d2 अक्ष अपॉन dt स्क्वायर प्लस A12 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस A13 d2z अपॉन dt स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका प्लस A12 d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस A13 d2z अपॉन dt स्क्वायर। ये तीनों डायरेक्शन के लिए आप एक्स डैश डायरेक्शन में त्वरण, वाई डैश डायरेक्शन में त्वरण और जेड डैश डायरेक्शन में त्वरण का समीकरण निकाल सकते हो। इस तरह से आपके त्वरण के लिए समीकरण होंगे। लेकिन यदि निर्देश तंत्र जड़त्वीय हो, निर्देश तंत्र कैसा हो, जड़त्वीय, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए एक शर्त होती है, यदि कण पर
किसी तरह का बाह्य बल कार्य नहीं करे, किसी तरह का बाह्य बल कार्य नहीं करे, तब वो कण नियत वेग से गति करेगा या कण की गति त्वरण रहित होगी। कण की गति क्या होगी? त्वरण रहित। तो इसको अगर मैं कहूं कि यदि निर्देश तंत्र जड़त्व हो, तब ये इक्वेशन कैसे बदलेगी? उस स्थिति में d2x अपॉन dt², जड़त्व हो तब क्या हो जाएगा? d2x अपॉन dt² इक्वल्स टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, इक्वल्स टू d2y अपॉन dt² इक्वल्स टू d2z अपॉन dt² इक्वल्स टू 0। तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा? इससे रिजल्ट निकलेगा ये जो d2x डैश अपॉन dt² है, d2x डैश अपॉन dt² इक्वल्स टू 0, d2y डैश अपॉन dt² इक्वल्स टू 0 और d2z डैश अपॉन dt² इक्वल्स टू 0। तो यदि जड़त्व निर्देश तंत्र होगा तो त्वरण का मान दोनों अवस्थाओं में क्या होगा? 0 होगा या सेम होगा, 0 होगा या सेम होगा। तो इस तरह से अगर कोई निर्देश तंत्र झुका हुआ है तो त्रिकोणीय त्रिविमीय रूप में आप रूपांतरण समीकरण है वो कोस साइन में ऐसे लिख सकते हो। कोस साइन में लिखने के बाद उसको अगर आप कोस साइन मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, ये स्थिति का रूपांतरण है। ये जो आपका वो क्या है? स्थिति का रूपांतरण। और वेग का रूपांतरण करने के लिए इनका क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। तो अवकलन के लिए ये समीकरण प्राप्त होंगे। 2, 3 और जो 4 नंबर का समीकरण है वो कहलाएगा आपका अवकलन के लिए त्वरण वेग के लिए रूपांतरण समीकरण। इसी तरह से वेग के जो समीकरण प्राप्त है उनका एक बार अवकलन और करें या जो पोजीशन है उसका अगर 2 बार अवकलन करें तो आपको त्वरण प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये जो समीकरण लिखा है ये आपके लिए त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी झुके हुए निर्देश तंत्र का दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरणों के द्वारा संबंध स्थापित कर सकते हो। ये था आपका लास्ट क्लास का जो टॉपिक था उसको कंप्लीट किया है। अब अगला अपना नया टॉपिक होगा अगला गैलीलियन रूपांतरण। क्या होगा? गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण का दूसरा नाम क्या है? एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र को दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण। मतलब अगर आपको एक स्थिर निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई कोऑर्डिनेट पता है तो दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में उन कोऑर्डिनेट्स को या उन निर्देशांकों को जिस रूपांतरण के द्वारा आप प्राप्त करेंगे वो आपका कहलाएगा गैलीलियन रूपांतरण। और गैलीलियन रूपांतरण या जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में रूपांतरण की विशेषता ये होती है कि उसमें आप कैसा भी निर्देश तंत्र ले लें, ठीक है, उस स्थिति में समय का जो मान है वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करेगा। वो हमेशा जो वैल्यू एक निर्देश तंत्र में लेंगे स्थिर निर्देश तंत्र में वो आएगी, दूसरे स्थिर निर्देश तंत्र में भी वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे टाइम जो है वो सेम रहेगा, बाकी आपकी जो कोऑर्डिनेट है पोजीशन कोऑर्डिनेट स्थिति निर्देशांक एक्स वाई जेड वो परिवर्तित होंगे। तो गैलीलियन रूपांतरण किसे कहेंगे? एक स्थिर निर्देश तंत्र का में स्थित निर्देशांक को किसी दूसरे स्थिर निर्देश तंत्र या जड़त्वीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में रूपांतरण करने वाले संबंध गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। तो इसके लिए अपन एक सिस्टम लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक निर्देश तंत्र है S, ये उसका मूल बिंदु है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष। ठीक है, आपको इस निर्देशांक में किसी कण की स्थिति P जिसके निर्देशांक है x, y एंड z, ठीक है, मूल बिंदु से उसका जो स्थिति सदिश है वो मान लीजिए है R स्थिति सदिश। ठीक है,
अब आपके पास एक दूसरा निर्देशांक है, दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश, जिसका मूल बिंदु है ओ डैश। एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ये तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड के समांतर एक्सिस हैं। ये दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश। मान लीजिए जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो आपका गतिशील है। वो क्या है? एक निश्चित या नियत वेग से गति कर रहा है। प्रारंभ में ये एक दूसरे के संपाती हैं। प्रारंभ में संपाती होने का मतलब t बराबर 0 समय पर ओ डैश एक समान बिंदु पे है, ठीक है। और ये जो स्थिति यहाँ बोर्ड पे जो दर्शाई है वो स्थिति है t समय पश्चात, t समय पश्चात। तो मूल बिंदु के सापेक्ष ये जो ओ डैश है वो t समय पश्चात इस बिंदु पे पहुंच गया। तो ये जो दूरी है इसको मैं यहाँ r0 सदिश से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। और ये चलो बाद में जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो लिख देंगे इसको, ठीक है। और जो दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश, जो दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश, इसके सापेक्ष जो बिंदु P है उसका स्थिति सदिश मान लीजिए है आर डैश। स्थिति सदिश क्या है? आर डैश। तो एस निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड और एस डैश निर्देश तंत्र में जो निर्देशांक है उसको मैं लिख रहा हूँ एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। तो इसमें इन दोनों में संबंध क्या होगा वो किसके द्वारा निकालेंगे? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के द्वारा। तो यदि मैं एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, ये आपका एस निर्देश तंत्र है और ये है एस डैश, तो एस निर्देश तंत्र में एस निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P पर कण स्थित है तो कण का स्थिति सदिश जो लिखेंगे अपन, पोजीशन जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे? इसको मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ OP सदिश से, ठीक है। और वो सदिश है आपका R सदिश। तो R सदिश की वैल्यू क्या होगी? अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं और यूनिट वेक्टर जो है वो आई कैप, जे कैप और के कैप हैं, तो यहाँ R की वैल्यू लिखी जाएगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आपके एस निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति है। अब आपको एस डैश निर्देश तंत्र में कण की स्थिति ज्ञात करनी है, वो आपके कहलाएंगे रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण। तो पहले क्या करते हैं? पहले ये मानते हैं कि हो सकता है ये दोनों निर्देश तंत्र हैं, प्रारंभ में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो, संपातित हो, या प्रारंभ में ये कुछ दूरी पे स्थित हो। ये मान रखा है कि दोनों निर्देश तंत्र में जो एक्सिस हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, वो एक दूसरे के समांतर हैं। तो पहले उस स्थिति में निर्देशांक ज्ञात करेंगे जब दोनों निर्देश तंत्र संपातित हों, प्रारंभ में कौन साइड हो, एक दूसरे के ऊपर स्थित हों। कहने का मतलब O और O डैश है वो एक ही जगह पे हो, तो उस स्थिति में रूपांतरण समीकरण कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये जो R0 लिखा है कि t समय बाद की स्थिति है। यदि एस डैश निर्देश तंत्र v नियत वेग से गति करे तब t समय पश्चात निर्देश तंत्र की स्थिति क्या होगी?
इस प्रेक्षक के लिए एस निर्देश तंत्र में कोई प्रेक्षक है, उसके लिए टी समय पश्चात इसका जो प्रेक्षक है वो कहाँ चला जाएगा, ओ डैश दूरी पे, तो उसको लिखा जाएगा ओ डैश इक्वल्स टू, वो दूरी क्या हो जाएगी, v इंटू टी। इसने जो दूरी तय की है निर्देश तंत्र ने, v इंटू टी। अब यदि ये जो आपका त्रिभुज है ओ डैश और p में मैं त्रिभुज नियम लगाऊं, ओ डैश p त्रिभुज में त्रिभुज नियम से, इस चैप्टर में पहले भी हुआ है, बार बार यूज हुआ है, आगे भी ऐसे यूज होगा। तो इसमें देखो ओ डैश पी, तो त्रिभुज में ये दो सदिश ओ डैश और ओ डैश पी एक ही डायरेक्शन में है, और ओ डैश ओ पी उनके अपोजिट है, तो इन दोनों का योग आर नोट और आर डैश का योग किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, ओ डैश या ओ पी इक्वल्स टू ओ पी वेक्टर इक्वल्स टू ओ डैश प्लस ओ डैश पी, ये इसको लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू आर नोट वेक्टर प्लस ओ डैश पी आर डैश वेक्टर। ठीक है, आर नोट वेक्टर है टी समय बाद दूसरे निर्देश तंत्र की स्थिति, जिसको लिखा है वी टी से, तो क्या हो जाएगा वी टी प्लस आर डैश। अगर यहाँ पे आप आर डैश की वैल्यू निकालना चाहें तो आर डैश इक्वल्स टू क्या होगा, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आर वेक्टर माइनस वी टी। तो ये गैलीलियन रूपांतरण के लिए स्थिति के रूपांतरण का समीकरण है। इसको आप निर्देशांकों में परिवर्तित कर सकते हो, जैसे एक्स वाई और जेड निर्देशांक के रूप में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। एक तो ये तब है, इसको थोड़ा और आगे करते हैं। दूसरी स्थिति जब होगी जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं है, तो पहले इसी को परिवर्तित कर लेते हैं, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाएगा। तो यदि मैं यहाँ पे जो आर है वो तो लिखा हुआ अपना, आर इक्वल टू क्या था, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। ठीक है, वेग को भी यदि घटक के रूप में लिखा जाए तो v इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप। ये जो दूसरा निर्देश तंत्र गति कर रहा है उसके वेग का अक्ष दिशा में घटक वी एक्स है, वाई दिशा में घटक वी वाई है और जेड दिशा में घटक वी जेड है। इसी तरह से जो आर डैश के लिए दूसरे निर्देश तंत्र में जो कण की स्थिति के निर्देशांक है वो है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। तो आर डैश को क्या लिखेंगे, आर डैश लिखा जाएगा एक्स डैश आई केप प्लस वाई डैश जे केप प्लस जेड डैश के केप। ध्यान रखें यहाँ दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं, इसलिए आई केप जे केप और के केप सेम आएंगे। इससे जो पहले वाला टॉपिक था उसमें आई केप डैश लिया था, जे केप डैश लिया था और के केप डैश लिया था। वो इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पे जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो पहले निर्देश तंत्र के साथ किसी कोण पे झुका हुआ है, इसलिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की डायरेक्शन वो नहीं होगी जो एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन होगी, लेकिन यहाँ सेम है। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखें, ये वैल्यू यहाँ पे रखें और एक्स घटक वाई घटक और जेड घटक की तुलना करें तो आपको जो इक्वेशन प्राप्त होगी, देखिए इसको समीकरण मैं कह रहा हूँ 1 और ये आपका समीकरण मान लीजिए है 2। तो समीकरण 2 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख कर आई केप कोमा जे केप तथा के केप के गुणांकों की तुलना करने पे आई केप जे केप तथा के केप के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना। देखिए अब इसमें आई केप का जो गुणांक है आर डैश में वो क्या है, एक्स डैश, तो इस तरफ तो आ जाएगा एक्स डैश इक्वल्स टू, बाईं तरफ जो सब समीकरण का दाईं तरफ का भाग है उसमें एक तो आर है
तो आर के साथ तो है अक्ष और वी के साथ है वी एक्स, तो यहाँ पे जो घटक आएगा आई कैप का वो आएगा अक्ष माइनस वी एक्स इंटू टी। सेम ऐसे ही जब जे गुणांकों की तुलना करेंगे जे कैप के गुणांकों की, तो वाई डैश इक्वस टू आएगा वाई माइनस वी वाई टी और जेड डैश इक्वस टू आएगा जेड माइनस वी जेड टी। ये जो समीकरण प्राप्त हुए हैं इनको मैं लिख देता हूँ 3 नंबर, ये है 4 और ये है 5। इन समीकरण को कहते हैं गैलीलियन रूपांतरण के लिए स्थिति के रूपांतरण समीकरण। अक्ष डैश इक्वस टू हो जाएगा अक्ष माइनस वी एक्स टी, वाई डैश इक्वस टू हो जाएगा वाई माइनस वी वाई टी और जेड डैश इक्वस टू हो जाएगा जेड माइनस वी जेड टी। तो ये तो तब निकाले हैं जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती हैं। इसमें एक दूसरी स्थिति है जब दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के संपाती नहीं हो। तो पहला तो क्या है, जब दोनों निर्देश तंत्र के एक दूसरे के संपातित हो या कोइंसाइड हो। इसमें दूसरा करेंगे जब निर्देश तंत्र प्रारंभ में संपातित या कोइंसाइड नहीं हो। ठीक है, तो किसी दूरी पे होंगे। मान लीजिए माना प्रारंभ में ओ तथा ओ डैश जो मूल बिंदु हैं दोनों निर्देश तंत्र के मध्य दूरी मान लीजिए आर नोट है। ठीक है, ये इसको आर नोट लिख देते हैं। अब वो डायग्राम बनाएंगे उसके लिए कि वो डायग्राम किस तरह से होगा। ये मान लीजिए एस निर्देश तंत्र है, ये मूल बिंदु है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, प्रारंभ में जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो मान लीजिए यहाँ पर कहीं स्थित है। ठीक है, और ये जो प्रारंभ में इनके बीच की दूरी है उसको मैं मान लेता हूँ आर नोट और वेक्टर के रूप में लिख देता हूँ आर नोट वेक्टर। ठीक है, ये दूसरा निर्देश तंत्र है एस डैश। ये प्रारंभ में दोनों कोइंसाइड नहीं है तो उनके बीच की दूरी क्या है, आर नोट है। अब ये जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो गतिशील है। दूसरा निर्देश तंत्र क्या है, गतिशील है। तो टी समय पश्चात उसकी मान लो ये स्थिति है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है और ये जेड डैश है। ठीक है, अगर ये वी वेग से गति कर रहा है तो ये जो इसको मैं ओ डबल डैश कह रहा हूँ, ये जो दूरी होगी ये जो दूरी होगी इसको लिखेंगे वी टी से। ठीक है, यहाँ कोई बिंदु P है जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति है एस निर्देश तंत्र में वो मान लीजिए आर सदिश के द्वारा दर्शाई जा रही है OP को। ठीक है, और दूसरा निर्देश तंत्र है उसमें टी समय पश्चात कण की जो स्थिति है वो मान लीजिए दर्शाई जा रही है आर डैश वेक्टर से। ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम वैसा ही है, केवल ये माना गया है कि प्रारंभ में एस और एस डैश इसके बीच की दूरी है आर नोट, ये फिक्स दूरी है। उसके बाद एस डैश वी वेग से गति कर रहा है तो टी समय पश्चात उसकी जो मूल बिंदु की स्थिति होगी वो कितनी दूरी पे होगी, वी
टी दूरी पे, और दूसरे निर्देश तंत्र में जो कण है P उसकी स्थिति का निर्देशांक है r डैश, और पहले निर्देश तंत्र में कण की स्थिति का निर्देशांक है r। ठीक है, तो अब वो जो रूपांतरण समीकरण कैसे बनेंगे, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा इसमें। देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वही इसमें जो r, r नोट, vt और r डैश में जो संबंध निकालेंगे, ठीक है, तो r इक्वल्स टू लिखा जाएगा आपका r नोट वेक्टर प्लस vt प्लस r डैश वेक्टर। ठीक है, और यहाँ जब r डैश की वैल्यू निकाली जाएगी तो वो वैल्यू आएगी r माइनस r नोट, r नोट तो कांस्टेंट है, और माइनस क्या आएगा vt। यहाँ जो vt की जो वैल्यू है वो घटक के रूप में लिखेंगे, सेम वैसे ही करना है। r की वैल्यू घटक के रूप में लिखेंगे, r डैश की वैल्यू घटक के रूप में लिखेंगे, फिर i कैप, j कैप और k कैप की जो निर्देशांक हैं उनकी तुलना करेंगे। x कोऑर्डिनेट का घटक आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए घटक आ जाएगा और z कोऑर्डिनेट के लिए घटक आ जाएगा, उनकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो गैलीलियन रूपांतरण में आपको स्थिति के निर्देशांक के रूपांतरण के समीकरण प्राप्त होंगे। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल ये एक टर्म आ रही है बीच में r नोट, ये कांस्टेंट है, तो जब वेग का घटक निकालेंगे तो वेग के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। स्थिति का जब x के साथ टाइम के साथ अवकलन किया जाएगा कांस्टेंट राशि के लिए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसको आगे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए P बिंदु सेम वैसे ही S निर्देशांक में इसके, S निर्देश तंत्र में इसके कोऑर्डिनेट है x y z, और S डैश में है x डैश, y डैश और z डैश। ये जो इक्वेशन लिखी है वो चतुर्भुज का सदिशों के संयोजन के लिए चतुर्भुज का नियम लगाया है। 3 वेक्टर एक डायरेक्शन में, चौथा उनके अपोजिट है, तो अपोजिट वाला इन तीनों के योग के बराबर होगा। तो ये इनमें आप जो i कैप, j कैप और k कैप है उनकी घटक की तुलना करके निर्देशांकों में संबंध या x डैश, y डैश और z डैश में आप संबंध ज्ञात कर सकते हो। लेकिन अगर इतना भी रखोगे आप तो वो सफिशिएंट है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तब है जब जो दोनों निर्देश तंत्र संपाती नहीं है। तो ये जो पहला पॉइंट किया है इसमें गैलीलियन रूपांतरण में, ये आपका स्थिति का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है कि आप स्थिति के जो निर्देशांक है वो किस तरह से बदलेंगे, उसके लिए आपको ये समीकरण प्राप्त होंगे, x डैश, y डैश और z डैश। यदि संपाती नहीं हो तो समीकरण ग्रोस रूप में या बड़े लेवल पे ऐसे लिखा जा सकता है। अगले पॉइंट में अपन करेंगे विस्थापन का रूपांतरण। ये गैलीलियन रूपांतरण ही है, इसमें अपन करेंगे विस्थापन का रूपांतरण। विस्थापन के रूपांतरण में सेम वही प्रोसेस है। ये मान लीजिए कोई S निर्देश तंत्र है, ये उसका मूल बिंदु है। अब आगे जो स्थिति लेंगे वो वही लेंगे जिसमें वो एक दूसरे के कोइंसाइड रहते हैं। ये कोई दूसरा निर्देश तंत्र है, ये भी स्थिर या जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, निश्चित वेग से गति करने वाला निर्देश तंत्र है। इसका मूल बिंदु है O डैश, इसका है O, और ये जो t समय पश्चात की स्थिति है ये दूरी है आपकी v इंटू टी। यहाँ पे कोई बिंदु है P, ठीक है। तो P के लिए, O डैश के लिए, O डैश के लिए स्थिति सदिश, ठीक है,
और O के लिए स्थिति सदिश OP ये आपका है अच्छा। इसमें कण को विस्थापित करेंगे। मान लीजिए पहले कण यहाँ है और कुछ समय पश्चात कण गति करके बिंदु Q पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लीजिए मैं कर रहा हूँ R1, ठीक है, और ये आ गया आपका R1 डैश, ठीक है, ये मूल बिंदु हो गया। तो इस स्थिति में जब कण बिंदु P पे स्थित हो स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण क्या लिखेंगे? R डैश, तो यह है R1 डैश इक्वल्स टू R1 माइनस VT, ठीक है। कुछ समय पश्चात बिंदु कण जो है वो बिंदु Q पे चला जाता है। तो इसमें डायग्राम थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इसको थोड़ा मैं ऊपर रखता हूँ ताकि इसको दर्शा सके अपन आराम से। ये मान लीजिए आपका Q बिंदु है। अब बिंदु O के सापेक्ष Q का जो स्थिति सदिश है वो मान लीजिए है R2 वेक्टर, ठीक है, और O डैश के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है वो मान लीजिए है R2 डैश वेक्टर। तो अब दूसरी स्थिति में जब कण बिंदु Q पे हो, जब कण बिंदु Q पर हो तब रूपांतरण समीकरण कैसे लिखा जाएगा? सेम वैसे जैसे ये लिखा है R1 डैश इक्वल्स टू R1 माइनस VT। तो ये लिखेंगे R2 डैश वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस VT। यह आपका समीकरण 2। अब ये तो पोजीशन है, विस्थापन कैसे लिखेंगे? विस्थापन कैसे लिखा जाएगा? अगर PQ वेक्टर से लिखें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 वेक्टर माइनस R2 डैश माइनस R1 डैश। तो R2 डैश माइनस R1 डैश, R2 डैश माइनस R1 डैश इक्वल्स टू क्या आएगा? R2 की वैल्यू रखेंगे। R2 की वैल्यू क्या थी? R2 वेक्टर माइनस VT माइनस R1 वेक्टर की वैल्यू, R1 डैश की वैल्यू क्या है? R1 वेक्टर माइनस VT। तो इसको सोल्व करेंगे तो R2 वेक्टर माइनस VT माइनस R1 वेक्टर प्लस VT, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये क्या होगा? R2 डैश माइनस R1 डैश। ये विस्थापन के लिए रूपांतरण समीकरण। तो जो विस्थापन S निर्देश तंत्र में प्राप्त है R2 माइनस R1, वही विस्थापन S डैश निर्देश तंत्र में प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब है यदि कोई जड़त्व निर्देश तंत्र हो तो उस निर्देश तंत्र के लिए विस्थापन का मान सेम रहेगा। या अपन ऐसा कर सकते हैं कि एक निर्देश तंत्र स्थिर है और दूसरा निर्देश तंत्र यदि नियत वेग से गतिशील है, तो दोनों स्थितियों में अगर किसी घटना के लिए या किसी कण की स्थिति के लिए विस्थापन का मान निकाला जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा?
नियत प्राप्त होगा। इसको कहते हैं गैलीलियन विस्थापन निश्चयता। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि गैलीलियन के रूपांतरण में विस्थापन का मान सदैव क्या प्राप्त होता है, नियत प्राप्त होता है। तो जैसे आपने विस्थापन निकाला है, इसी तरह अपन वेग का रूपांतरण भी कर सकते हैं। किसका रूपांतरण कर सकते हैं, वेग का। तो वेग के लिए रूपांतरण समीकरण कैसे लिखेंगे, मान लीजिए माना कण समय के सापेक्ष गतिशील है, मतलब गति कर रहा है, तो उस स्थिति में उसका वेग का जो घटक निकालेंगे, तो यदि मैं स्थिति का समीकरण लिखूं कि वो स्थिति में एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में किस तरह से संबंधित है, और फिर उसका समय के साथ अवकलन करेंगे तो आपको वेग प्राप्त होगा। तो वेग के लिए समीकरण लिखेंगे, स्थिति के लिए समीकरण लिखेंगे आर डैश इक्वल्स टू वेक्टर आर माइनस वी टी। ये है स्थिति के लिए रूपांतरण समीकरण। अब आपको यदि वेग निकालना है तो वेग के लिए इसका क्या करेंगे, टी के साथ अवकलन करेंगे, तो यह आएगा डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी अपॉन डी टी वी टी। यहाँ पे जो रूपांतरण समीकरण निकाल रहे हैं वो जड़त्व निर्देश तंत्र के लिए निकाल रहे हैं, और जड़त्व निर्देश तंत्र में v का मान रहता है कांस्टेंट। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो केवल t की जो टर्म है उसका अवकलन होगा, और उसका अवकलन आएगा 1। यहाँ v कांस्टेंट है तो v अवकलन से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस v। तो ये जो आपके लिए वेग का रूपांतरण समीकरण प्राप्त हुआ है, इसको अगर थोड़ा और लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। इसको यदि मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे डी आर डैश अपॉन डी टी डैश नहीं लिखा है, डी टी ही लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि मैंने पहले बताया था कि गैलीलियन रूपांतरण की विशेषता है कि टाइम जो है, समय है, वो निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे डी टी डैश भी लिखता तो डी टी और डी टी डैश की वैल्यू क्या आती, सेम आती। तो ये डी आर डैश अपॉन डी टी डैश या डी आर अपॉन डी टी सेम ही है। इसको यदि मैं आगे वेग के फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस, ये कैपिटल वी है, तो कैपिटल वी तो है निर्देश तंत्र का वेग, स्मॉल वी है कण का वेग, और वी डैश है दूसरे निर्देश तंत्र में कण का वेग। तो ये वेग के लिए रूपांतरण समीकरण है। यहाँ पे वी डैश है एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, और v है एस निर्देश तंत्र में। और कैपिटल V क्या है, कैपिटल V है एस डैश
निर्देश तंत्र का वेग। इस तरह से गैलीलियन रूपांतरण में इस समीकरण के द्वारा आप वेग का रूपांतरण कर सकते हो। थैंक यू। इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन त्वरण का रूपांतरण करेंगे, बल के लिए रूपांतरण देखेंगे और गैलीलियन रूपांतरण में ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण उन नियमों का भी पालन होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।